जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जहांगीर अध्याय। जहांगीर से संबंधित हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे को आज मैं कवर करूंगा और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे हमेशा एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं और यह मध्यकालीन भारत का 11 नंबर वीडियो होगा। पीछे के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जाके उसे भी देख लें। प्राचीन भारतीय इतिहास का भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और भारतीय संविधान से भी संबंधित पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसे देख लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पूरी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। तो चलिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि दो अस्पा क्या होता है और सी अस्पा क्या होता है। ठीक है, दो अस्पा क्या होता है और सी अस्पा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो दो अस्पा उसे कहते हैं मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। जो मनसबदार प्रथा चलाए गए थे अकबर के शासनकाल में, तो मान लिया जाए 10 मनसबदार हैं तो मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। कितने? 20 घोड़े। तो ये दो अस्पा कहलाया। सिंहस्पा, सिंहस्पा को मनसबदारों को अपने सवार पद से 3 गुने घोड़े रखने होते थे। कितने? 3 गुने घोड़े रखने होते थे सवार पद से। मान लिया जाए 10 सवार पद है, घोड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ये सिंहस्पा कहलाया। तो ऐसी प्रथा किसने चलाई थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अकबर ने, जहांगीर ने, ऑप्शन सी में है शाहजहां ने, ऑप्शन डी में है औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर ने ऐसी प्रथा चलाई थी, दो अस्पा एवं सी अस्पा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। यदि जहांगीर का कार्यकाल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, जहांगीर का कार्यकाल के बारे में पूछ लिया जाए तो जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक है। ठीक है, अकबर का कार्यकाल 1605 अंतिम था और 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का कार्यकाल। जहांगीर का हो गया। हम लोग आगे औरंगजेब का देखेंगे और शाहजहां का देखेंगे और औरंगजेब का देखेंगे। अभी हमने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 प्रश्न में क्या कह रहा है? मुगल मनसबदार व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें मुगल मनसबदार के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। कथन फर्स्ट में है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। बिल्कुल सही है, मुगल मनसबदार में जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। कथन 1 सही है। कथन 2 में है, कथन 2 में क्या कहा जा रहा है? मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। गलत, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। तो मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, ये बिल्कुल सही है। मनसबदारों के 3 वर्ग हुआ करते थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो ये भी गलत है। तो मेरा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है कि मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? मुगल एवं मेवाड़ के राणा, तो कौन से शासक के बीच? मुगल शासक कौन थे, उनके बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो चित्तौड़ की संधि, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है अकबर के बीच, जहांगीर के बीच,
बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। मुगल शासक राणा अमर सिंह तथा मुगल नहीं मेवाड़ शासक राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य 1615 ईस्वी में, कितना, 1615 ईस्वी में चित्तौड़ की संधि होती है। किसके किसके बीच? मुगल बादशाह जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। इन दोनों के बीच 1615 ईस्वी में होती है चित्तौड़ का संधि। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में अपने पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ऑप्शन ए में है सर थॉमस रो को, बी में है वास्को डी गामा को, सी में है हॉकिंस को और डी में है जॉब बार्नॉक को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था, जबकि विलियम हॉकिंस होता है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजा जेम्स प्रथम थे, उन्होंने अपनी राजदूत विलियम हॉकिंस को भेजे थे किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। वहां से जो विलियम हॉकिंस चले थे अकबर के दरबार में मौजूद होने के लिए चले थे विलियम हॉकिंस, परंतु अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद शासक जहांगीर बनते हैं, इसलिए विलियम हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचते हैं? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। विलियम हॉकिंस भारत में 1608 से 1611 ईस्वी तक भारत में मौजूद रहे और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां, सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। किसके? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को, और अर्मेनिया की एक स्त्री से विवाह भी करवा दिया था विलियम हॉकिंस को। और जहांगीर ने उसे विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। कितने? 400 का मनसबदारी प्रदान किया था विलियम हॉकिंस को, और उपाधि क्या दिए थे? इंग्लिश खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किसे दिए थे? तो विलियम हॉकिंस को दिए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर में कहा, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो ब्रिटिश शासक कौन था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेल विल्ला या एडवर्ड टेरी? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। विलियम हॉकिंस था जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान यानी इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसे? जहांगीर ने हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, बी में, सी में एडवर्ड टेरी को और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को, और 400 मनसबदारी प्रथा के भी उपहार में दिए थे। 400 मनसबदार भी प्रदान किए थे विलियम हॉकिंस को, और एक अर्मेनिया की स्त्री से विवाह भी करवाया था विलियम हॉकिंस ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? जस्ट हमने पढ़ा है, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। सर थॉमस रो भारत आए थे किसके शासनकाल में? तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किसके समय में आए थे? और वो जहांगीर के समय में आए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और सर थॉमस रो जो थे, सर थॉमस रो जहांगीर के समय में 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहे थे सर थॉमस रो। जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश राजदूत के रूप में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भारत भेजा था, और कैप्टन हॉकिंस के बाद सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरे व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर
9 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? जस्ट हमने पढ़ा है, सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? 1616 में, 1615 में, 1516 में या 1614 में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सर थॉमस रो भारत आया था 1615 में। किसके राजदूत थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड के जेम्स प्रथम थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे सर थॉमस रो, वो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का, और 4 ऑप्शन है, ए में आगरा में, बी में अजमेर में, सी में दिल्ली में और डी में फतेहपुर सीकरी में। तो जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का मौका दिया था। पहली बार मौका कहाँ दिया था? अजमेर में। प्रश्न पूछा है कि थॉमस रो ने जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो अजमेर के किले में मिले थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अजमेर में मिलने का मौका दिया था 1616 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में से मांडू आया था? तो अरे जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू आया था, कौन सा वो राजदूत था? तो अभी हमने पढ़ा है कि सर थॉमस रो को जहांगीर से अजमेर में मिले थे सर थॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर होगा। अजमेर से मांडू आने वाला जो राजदूत था वो सर थॉमस रो थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था। एक डच पर्यटक उसके बारे में पूछ रहा है, वो कौन था जो जहांगीर के बारे में एक मूल्यवान विवरण दिया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है फ्रांसिस्को पेल्टर्स्ट, बी में हॉकिंस और सी में निकोलो मनुची और डी में पीटर मुंडी। तो देखें ऑप्शन ऑप्शन यदि हम देखें तो इसमें पीटर मुंडी जो थे, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में आए थे। पीटर मुंडी के बारे में देखें तो ये शाहजहां के समय में आए थे पीटर मुंडी। ठीक है, तो जहांगीर के समय में हमसे पूछा जा रहा है, तो शाहजहां के समय में पीटर मुंडी आए थे। निकोलो मनुची निकोलाओ मनुची जो थे वो इटली यात्री थे, निकोलाओ मनुची। और ये भारत आए थे निकोलो मनुची उत्तराधिकार के जब युद्ध हो रहा था तब भारत आए थे निकोलो मनुची। ठीक है, और फिर विलियम हॉकिंस, इसको देख ले, तो जहांगीर के समय में भारत आए थे। ठीक है, और बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। फ्रांसीसी पेटर्स थे जो जहांगीर के शासनकाल का क्या थे, विवरणी दिए गए हैं, स्वर्ण मूल्यवान विवरणी दिए हैं। कौन? तो पीटर मुंडी, ये सॉरी फ्रांसीसी पेल्स सटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। और फ्रांसीसी पेल्सट थे जो डच पर्यटक थे, और इनकी पुस्तक रिमांड स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण छोड़ा है। इनकी पुस्तक का क्या है? रिमांड स्टेंटी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। यदि 13 नंबर प्रश्न में हम देखें, 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? कौन था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं विदेशी यात्रियों में से। तो अभी हमने पढ़ा है 4 ऑप्शन है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। फ्रांसीसी पेल्टर्स्ट जो थे भारत के जहांगीर के समय में भारत की यात्रा किए थे, और ये डच यात्री थे, फ्रांसीसी पेल्टर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है, किस 24 नहीं 14 में कहा जा रहा है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अंग्रेज औरंगजेब, बी में जहांगीर, सी में हुमायूं, डी में बाबर। तो इसमें आंसर 2 होगा। यदि हम जहांगीर का मकबरा देखे तो कहाँ? शहादरा पाकिस्तान में जो पड़ता है वहां जहांगीर का मकबरा, तो ये भारत से बाहर है। और एक हुआ बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा भी भारत से बाहर है जो काबुल में है। तो ऑप्शन नंबर कौन मेरा होगा? बी एंड डी दोनों होगा मेरा ऑप्शन। आंसर क्या होगा? बी एंड डी दोनों होगा, इसलिए आंसर दोनों मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? कहाँ दफन किया गया सम्राट जहांगीर को? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या श्रीनगर में? तो जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? लाहौर में, लाहौर के शहादरा में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है?
तो इसमें ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है, शाहदरा में है, पाकिस्तान शाहदरा में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो मुगल चित्रकला किसके अपने राज्यकाल में स्वर्णिम युग कहलाता है? किसके शासनकाल में स्वर्णिम युग कहलाता है चित्रकला, मुगल चित्रकला? हुमायूं के, बी में अकबर के, सी में जहांगीर के, डी में शाहजहां के। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला किसके स्वर्णिम युग था? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखें हम लोग। प्रश्न नंबर 18 में कहा रहा है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी? तो ये चित्रकार थे, इनमें से किसे नादिर उज जमा की उपाधि दी थी जहांगीर ने? ऑप्शन ए में है अबुल हसन का, बी में फरूक बेग का, सी में बिशन दास का और डी में आगा रज्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अबुल हसन को नादिर उर जमा की उपाधि दी थी किसने? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन को नादिर उर जमा की उपाधि जहांगीर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 प्रश्न में जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? एक था नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दिया गया था, जबकि नादिर उल असर की उपाधि किसे दिए थे जहांगीर ने? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दौलत, बी में बिशन दास, सी में मनोहर को, डी में मंसूर को। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर का उपाधि दी थी, नादिर उल असर का। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। ये दोनों प्रश्न पूछते हैं, चार ऑप्शन दे देंगे और दोनों का नाम देगा तो कंफ्यूजन होगा। इसे काफी बारीकी से याद रखने की जरूरत है कि नादिर उल जमा की पदवी जहांगीर ने अबुल हसन को दिए थे, जबकि नादिर उल असर की उपाधि मंसूर को दिए थे जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में जहांगीर के शासनकाल को भारत के चित्रकारी युग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी या बशावन, डी में है मंसूर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी है। ये दो ऐसे शासक थे जो अपनी आत्मकथा खुद लिखे थे। तुजूक बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा है तुजूक बाबरी के रूप में, और जहांगीर ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो फारसी में लिखे हैं। मुगल शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा क्या लिखे हैं? तुजूक जहांगीरी। इनकी आत्मकथा क्या है? तुजूक जहांगीरी। लेकिन ये जो है तुजूक जहांगीरी फारसी भाषा में है, और तुजूक बाबरी है जो तुर्की भाषा में। ये दोनों याद रखने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी है अपनी आत्मकथा, और उसका नाम क्या है? तुजूक जहांगीरी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 में अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के हथियारों को किसने पुरस्कृत किया था? ऑप्शन नंबर ए में आगरा ने, अकबर ने, बी में जहांगीर ने, सी में मानसी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी में। तो अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत करने वाला शासक कौन थे? वो जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह के पदवी धारण करता है। इनका पूरा नाम कौन सा होता है? नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इस नाम से जहांगीर मुगल शासक बनते हैं। और अबुल फजल के हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला थे।
जहांगीर के कहने पर ही राजा बीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या करते हैं और उसकी हत्या करने के पश्चात जहांगीर ने उसे राजा की उपाधि धारण की और वो कौन थे? बीर सिंह बुंदेला थे। ऑप्शन नंबर सी बी मेरा सही आंसर होगा। कौन शासक थे? शासक जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर, नहीं 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। एक में है आसफ खां, बी में है खुर्रम, सी में है महावत खां, डी में है ऑप्शन 4 में है क्या? खुसरो। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन था जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो, ये चारों थे जो जहांगीर के, ये तीनों थे जो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जैसे ही जहांगीर मुगल शासक बनते हैं तो उनका पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जो खुसरो होते हैं 1606 ईस्वी में विद्रोह कर देते हैं जहांगीर के विरुद्ध। और उसके बाद 1623 ईस्वी में खुर्रम ने भी विद्रोह किया था। ठीक है। और महावत खां 1626 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करता है। तो तीनों का शासनकाल हो गया। महावत खां 1626 में, खुसरो 1606 ईस्वी में विद्रोह करते हैं जहांगीर के विरुद्ध, और खुर्रम 1623 ईस्वी में। ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है खुसरो किसका सबसे बड़ा पुत्र था? कौन मुगल शासक का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या बहादुर शाह प्रथम का? तो खुसरो था जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। किसका? जहांगीर का था। और खुसरो की माता का नाम मानबाई थी। वह हिंदू महिला की पुत्र पुत्र थे खुसरो। उनकी माता का नाम मानबाई थी और उनका मामा कौन हुए? मान सिंह थे। खुसरो का मामा हुए मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम। देखिए इसमें कहा जा रहा है जब जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ था तो नूरजहां ने एक अपना गुट बनाए, नूरजहां गुट बनवाई, निर्माण किया। उसमें से एदमादुद्दौला या एदमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो नूरजहां के पिता थे, नूरजहां के गुट में शामिल थे, उनको एदमादुद्दौला भी कहा जाता है। तो उनके पिता का नाम क्या था? मिर्जा के पिता का नाम तो मिर्जा गियास बेग, ये उनके गुट में शामिल थे। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी, ये भी शामिल थी। आसफ खां नूरजहां के भाई था, ये भी शामिल था नूरजहां के गुट में। एवं शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना, ये भी नूरजहां के गुट में शामिल थे। तो इससे स्पष्ट होता है चारों ऑप्शन में कौन कौन है। ग्यास बेग नूरजहां के शासन गुट में शामिल थे, ग्यास बेग शामिल थे, खुर्रम शामिल थे, आसफ खां शामिल थे। कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। जहांगीर नूरजहां के गुट में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है एदमदुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एदमदुद्दौला का मकबरा है किसका? तो नूरजहां की पिता मिर्जा गियास बेग का जो मकबरा है उस एतमादुद्दौला का मकबरा कहा जाता है और ये आगरा में है। इसे बनवाया कौन था? तो नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाई थी एतमादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में मिलान करने के लिए कहा गया है। एक तरफ यह है, सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। देखें हम लोग थोड़ा छोटा करने में ही फायदा है। 4 ऑप्शन है, चारों को मैं एक फ्रेम में लाना चाह रहा हूँ, नहीं आ पा रहा है। चलिए थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं हम लोग। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बाबर, बाबर क्या था? बाबर बाबर ने एक जामा मस्जिद का निर्माण किए थे संभल में। जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने किए थे। हुमायूं दीन पनाह का, हुमायूं। अकबर जहांगीरी महल को बनवाने वाले कौन थे? अकबर थे। और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था जहांगीर। इस प्रकार ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर।
इस प्रश्न में कहा जा रहा है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। कहाँ स्थित है गोविंद महल? ए में है दतिया में, बी में है खुसरो में, खजुराहो में, सी में है ओरछा में और डी में है ग्वालियर में। तो गोविंद महल है जो दतिया में स्थित है। कहाँ? दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में गोविंद महल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1614 ईस्वी में ईस्वी में राजा वीर सिंह देव ने निर्माण करवाए थे। किसने? राजा वीर सिंह देव। यह बुंदेला काल के सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल कौन निर्माण किए थे? तो राजा वीर सिंह देव थे। और कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गोविंद महल दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। आगरा का मकबरा सिकंदरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में, ये गलत है। शेख सलीम फतेहपुर ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, ये बिल्कुल सही है। और डी में है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। हमसे पूछ रहा था कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, ना कि अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। तो इसके साथ ही इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।